नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने इस आर एस प्री 2023 के बूस्टर प्रोग्राम में। ठीक है। आप रिस्पॉन्स करिए मुझे कमेंट के थ्रू। सेशन ये कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये रेस्पॉन्स कीजिएगा आप। ठीक है। सब रेस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे जो हमेशा रहती है, फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो ये है कि फटाफट 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा एक टारगेट है, उसको आप अचीव कीजिए। ठीक है। और उसके लिए मेरी तरफ से आपको पहले से ही, ठीक है, बधाई। ठीक है। और हम ऐसे मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत सारे अभी जो यूट्यूब पे हैं टीचर खुद, ठीक है, और जो अकेले पढ़ा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और हम भी उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। तो शुरू करेंगे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले हमारा जो साइंस का बूस्टर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसको मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, वो चल ही रहा है। ठीक है। अ, उसको सेशन को हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ले लूंगा मैं अभी, जैसे लगभग 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो क्लास आ जाएगी साइंस वाली। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये जो मैं करंट अफेयर्स लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, इसके सेशन भी दो होने वाले हैं। एक ये सेशन होगा, इसके बाद में एक नेक्स्ट सेशन और होगा। भाई साहब, आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी हर कोई नहीं दे सकता। पहली बात, गारंटी ये दे रहा हूँ कि भाई साहब, ये जो करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है ना, सिर्फ 2 क्लास है, और वो मुश्किल से 4 या 5 घंटे की क्लास है। इन क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ढेरों क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारी वही न्यूज आपके लिए लाता हूँ जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाता होगा ना, आप अगर उस टॉपिक को देखते होंगे, आप पता चलता होगा ना। देख लीजिएगा आज की जो सेशन है, और जिसको पसंद आ रहा है वो लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की, ठीक है, क्लास। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मंथन मंच के बारे में जिक्र किया गया है। मंथन मंच क्या है आपको पता होना चाहिए। मंथन मंच जो है बेटा, वो हमारे जो उद्योग हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र, इसका मतलब भारत में उद्योग जगत, ठीक है, और वे सभी लोग जो विज्ञान तकनीकी अनुसंधान में कार्य कर रहे हैं, उन सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। ठीक है। सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। तो सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, आपको सिर्फ बेटा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रख के चलना है दिमाग में। वो पॉइंट आपके अगर होगा तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सतत विकास विकास का मतलब यही है कि आप आर्थिक प्रगति कितनी भी कीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा। किसी देश की आर्थिक प्रगति तो ठीक है, कोई देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन बेटा, इस पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि जल, जंगल और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके बिना मानव का अस्तित्व नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब यही है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन पर्यावरण को साथ में लेकर चलना है। ठीक है। इसी के लिए हमने मंथन मंच का शुभारंभ किया है, जिसके तहत हम हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों का निर्धारण करना चाह रहे हैं, और साथ ही उन राष्ट्रीय लक्ष्यों में हम पर्यावरण का स्पेशल ध्यान रखना चाह रहे हैं। तो मंथन मंच का उद्देश्य यही है
कि जितने भी हमारे जो उद्योग जगत है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास से संबंधित जो भी हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, वो डेवलपमेंट करे, लेकिन इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। यही इसका लक्ष्य है। तो मंथन मंच के बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करूं, बस यहाँ पे बहुत सारी न्यूज ऐसी होगी जिसको मैं बहुत फटाफट ले लूंगा, उसमें एक सेकंड भी आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। तो आपको लगेगा समझा क्यों नहीं रहे सर, या ऐसा कुछ टाइम नहीं बेटा, बहुत कम टाइम है आपके पास, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो इसको आपको खत्म नहीं करना है, ठीक है, सेव करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे जरूरत है, जितनी जरूरत है एग्जाम में, उतना मैं करवा के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ बिंदास होकर आप विश्वास करके एक बार पढ़ लीजिए। 3D प्रिंटेड कॉर्निया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे हैदराबाद के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है। ये भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया है। 3D प्रिंटेड कॉर्निया है भारत का, हैदराबाद के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में। 3D प्रिंटेड कॉर्निया किसके द्वारा डेवलप किया गया, आपके पास चार ऑप्शन होंगे उसमें एग्जाम में, आपको तो बस हैदराबाद याद आना चाहिए उस समय, ठीक है, और मेरी शक्ल और हैदराबाद दोनों याद आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित, स्वदेश निर्मित का मतलब क्या है, हमारी भी हैसियत है भाई साहब, हम भी बना सकते हैं। तुम साला अमेरिका वाला, चाइना वाला, तुम सबसे आगे बढ़ा, सबसे पहले आगे बढ़ा, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तुमने किया, अब हमारा टाइम है, अपना टाइम आएगा। इसी तरह से अपना टाइम आ गया है, ठीक है। आज भारत हर क्षेत्र में, भले वो अंतरिक्ष हो, रक्षा हो, ठीक है, रिसर्च हो, साइंस के क्षेत्र में भी अलग अलग हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में मतलब दौड़ रहा है। एक तो चल के जाना होता है और एक दौड़ के जाना होता है, ये दौड़ रहा है इंडिया भी, ठीक है। तो भारत की भी पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन शेल बस जो है, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ठीक है, हमने डेवलप की है, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस डेवलप की है, भारत की ये पहली स्वदेश निर्मित बस है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। तो इसे डेवलप किसने किया है, तो CSIR, सेंटर फॉर साइंस, सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक बॉडी है CSIR करके, ठीक है। और KPIT, आप तो सिर्फ इतना याद रखिए, ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में अपना नुकसान मत करवा लेना। CSIR और KPIT, इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है, ठीक है। बस इतनी सारी जानकारी आपके पास है तो काम हो जाता है, समस्या कहीं नहीं आती है, ठीक है। और किसी के चक्रों में नहीं पड़ना, ज्यादा रिसर्च करके आ रहा है और पढ़ा रहा है तो मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, सिंपल तरीके से पढ़ लीजिएगा। जनरलाइज हमें बनना है, हमें विशेषज्ञ नहीं नहीं बनना है, इस बात का मतलब ध्यान रखिएगा कि हमें विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बहुत ही आसान आसान शब्दों में समझना है और आगे बढ़ना है। इसरो ने भी हाल ही में एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। देखो, ऐसी कोई भी न्यूज आती है आपके सामने कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस में भी हो रहा है, तो ये सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट में शुरू होता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है इसको एक छोटे लेवल पर हम पहले परखते हैं, जांचते हैं, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक छोटे लेवल पे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, उसी को पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ह्यूजेस भी है, ह्यूजेस जो है, इसरो ने एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू की है। तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, HCI, आपके सामने अगर नाम आए ना कहीं तो आपको याद आना चाहिए कि ह्यूजेस जो है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, इसमें इसरो की हेल्प ली गई है।
हमारी भारत की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है इसरो, उसकी हेल्प ली गई है। और एक इसमें कॉरपोरेट बॉडी है क्यूजीएस करके, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी दो तरफा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से किया जा रहा है इसमें। बस इतना ध्यान रखिएगा, यानी एक अंतरिक्ष में आप ऐसे, ये सैटेलाइट है, ठीक है, और इस सैटेलाइट के माध्यम से मेरा एक फोन है यहाँ पे, दूसरा फोन यहाँ पे है, तो ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इस टू वे कम्युनिकेशन को संभव बनाया है हमारे इस इसरो के प्रोग्राम ने। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बस, और इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोवा वायरस भी न्यूज में रहा है। सोवा वायरस जो है, ठीक है, सोवा वायरस के बारे में सिंपल सी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप कभी कभी भी अपने टीचर को लाइट मत लीजिएगा, और साथ ही ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन लेवल बहुत जरूरी है। मैं भले यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, आपको क्या है कि आदत हो गई है, फ्री की जो सर्विस मिलती है ना, उसकी आपको बिल्कुल कदर नहीं होती है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट कीजिएगा, ढंग से बैठ के पढ़ लीजिएगा, और साथ में नोट कीजिए। नोट्स या पीडीएफ में नहीं देने वाला, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई, आदतें खराब हो गई, ये कोविड वाला टाइम, और इतना सारा आपने डाटा फीड कर लिया अपने दिमाग में। कभी कभी लगता होगा आपको भी कि इससे क्या नुकसान है, लेकिन हमें पता है, ठीक है, इससे क्या नुकसान है। यार, आप बुक पढ़ना भूल गए, ठीक है, वो जमाना चला गया। शायद आप अपने दिमाग को उस स्तर का अ, विकसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आज मीडिया के दौर में हैं और इतना सारा डाटा फीड करते हैं अपने अंदर। शायद वो किताब की जो दुनिया थी, उसको आप भूल बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत किताब पढ़िए, ध्यान रखिए इस बात को, और नोट्स भी बना लीजिएगा, और अपने नोट्स के थ्रू ही पढ़िएगा वापस इसको, ठीक है। क्लास जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा, बीच में छोड़ के आधी अधूरी क्लास देखना भी गलत बात है। सो वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वायरस जो है, एक बैंकिंग वायरस है। ये जितने भी वायरस है, अल्टीमेटली इनका पर्पस क्या है? हैक करना और किसी से फिरौती मांगना, बस पैसों के खातिर सब कुछ होता है। आज हम कलयुग की हमारे, अरे यार, ये बड़े बूढ़े को हमारे घर में सुना देते हैं ऐसा कंसेप्ट कि भाई साहब, सब कुछ पैसों के लिए होता है, कलयुग है, पैसों के लिए होता है सब कुछ। ये भी ऐसी चीजें होती है, सारी एक्टिविटी हमारे सोसाइटी में, जो जितनी भी सारी एक्टिविटी हो रही है, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? इकोनॉमी, पैसा। तो सोवा वायरस जैसे वायरस भी तो एक बैंकिंग वायरस है, और ये वायरस क्या करेगा? इस सिस्टम को हैक करेगा, और सिस्टम को हैक करने के बाद पैसा मांगेगा, ठीक है। माया के बारे में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा आप, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको आप, स्टार कर लीजिएगा। स्टार मार्क है ये। एक बीजिंग स्थित फर्म है, ठीक है, जीन फर्म है, जिसने क्या किया कि जो भी स्पीसीज है हमारे पृथ्वी पर, जो भी स्पीसीज है वो विलुप्त हो रही है। ऐसा विलुप्त विलुप्त होने का कारण क्या है? आप समझिए, आज वर्तमान की स्थिति, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही है, और इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करिएगा कि कहीं न कहीं मानव ही उसके पीछे एक कारण है। मानव ही उसके पीछे आपको खड़ा हुआ मिलेगा, कि मानव ने इस पृथ्वी का हर तरीके से शोषण किया है, ठीक है। एक बढ़िया रिपोर्ट आती है, अर्थ आवर डे करके एक रिपोर्ट आती है, उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी हमें देती जो है ना, उससे ज्यादा हम उसका यूज कर रहे हैं। यानी 10 यूनिट मिल रहा है आपको, लेकिन आप 15 यूनिट खर्च कर रहे हो, मतलब 5 यूनिट हर साल एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, ऐसा कुछ कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने हर तरीके से इस पृथ्वी का इंक्रोचमेंट किया है, और देना भी पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा उसका, देखो, ठीक है।
कर्मा जो है, कर्मा की जो थ्योरी है वो थ्योरी बहुत ही फिट बैठती है। आप शायद मेरे हिसाब से इतने अपने जो बड़े बूढ़े थे, ठीक है, तो वो ये कंसेप्ट देके गए शायद। तो मेरे हिसाब से जो हम पढ़ते हैं गीता और जो दर्शन जो है हमारे, उसमें भी ऐसे कंसेप्ट हैं कि कर्मा, कर्मा का फल तो मिलना ही है। उसी तरीके से हमारा जो कर्मा है, बेड कर्मा, और उसका ये रिजल्टेंट है कि इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है। तो माया क्या है? कंसेप्ट तो माया था, लेकिन मैं इतनी सारी बकवास कर गया यहाँ पे। माया क्या है? माया भी एक विलुप्त होती प्रजाति है, और इस प्रजाति का संरक्षण जरूरी है। नॉर्थ अमेरिका में एक, आपको पता हो, एक वहां पे एक रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, अ, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है वहां पे एक। तो भाई साहब, एक समय ऐसा आया था जब वहां की एक स्पीसीज, खाली एक स्पीसीज वहां की, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन वो स्पीसीज वहां से विलुप्त हो गई थी। एक समय ऐसा आया था, तो पूरा जंगल, वहां का जो पूरा बायोलॉजिकल पार्क है, उस पर एक मूवी भी बन रखी है बेटा। वो पूरा बायोलॉजिकल पार्क सूख गया। फिर एक कोई साइंटिस्ट, कोई पर्यावरणविद था, जिसने बताया इस स्पीसीज को आप री इंट्रोड्यूस करो वहां पे। वो इंट्रोड्यूस की गई, उसके कुछ जनरेशन या फिर बहुत सारे वो जानवर आए वहां पे, स्पीसीज आई, तो पूरा जंगल वापस हरा भरा हो गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? एक प्रजाति, एक सिर्फ पशु, या एक सिर्फ प्रजाति जो होती है, वो पूरे जंगल को, पूरे सभ्यता को खत्म करने का ताकत रखती है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? इसी तरीके से एक हमारी वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ। आर्कटिक वुल्फ ये खतरे में है, वर्तमान में संवेदनशील है, ठीक है। तो इस संवेदनशील जीव को हमें बचाना है, तो उसके लिए हमने क्लोनिंग की है और उसका एक क्लोन बना दिया। ये क्लोन क्या होता है? क्लोन मतलब, आप सिंपल सा बात समझिए, क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी बेटा। तो क्लोन डेवलप किया हमने, माया। और माया क्या है? तो आर्कटिक वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ, जिसका क्लोन डेवलप किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये संवेदनशील है और ये विलुप्त के कगार पे है, ठीक है, विलुप्ति के कगार पे है। परसिवरेंस रोवर, और बहुत सारी बातें मैंने ऐसी भी इसमें ऐड कर रखी है, इस जो हमारा लेक्चर है, सेशन है, कि यार आपने पहले पढ़ी है स्पेस का, मैंने थोड़ा सा सेशन इसमें एमसीक्यू के थ्रू कवर किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सारा हम कवर करेंगे, तो वो तो आपको आना चाहिए, उसके सारे आंसर आपको पता होने चाहिए। परसिवरेंस रोवर के बारे में आपको अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा आरएस में, ठीक है, तो वो यही पूछेगा कि ये किस देश का है। अगर पूछना चाहेगा तो एक तो एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि परसिवरेंस जो रोवर है वो किस देश का है, तो वो नासा का आप करेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये नासा द्वारा इस ग्रह के लिए भेजा गया परसिवरेंस रोवर, तो मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को खोजने वाला मिशन है ये नासा का परसिवरेंस रोवर, ठीक है। रोवर के बारे में आपको पता है, रोवर क्या होता है, मैंने बताया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर स्पेस वाला, तो आपको चीजें समझ में आएगी आसानी से। पावर एक्स 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा आप इसको, स्टार लगाइए इसको। स्टार क्यों? क्योंकि भारत की दो एजेंसियां आपके सामने दिख रही है, एक तो सर्ट इन और एक पावर CSIRT। सर्ट इन और पावर CSIRT दोनों ने संयुक्त रूप से इस सुरक्षा, साइबर खतरा क्या है? आज जो इंटरनेट की दुनिया है, उससे संबंधित जो भी खतरा, हैकिंग वाला हो गया, जो रैंसमवेयर हो गया, ठीक है, जैसे पेगासस स्पाईवेयर हो गया, इस प्रकार की जो घटनाएं हमें देखने को मिलती है, ये सारी इंटरनेट जो कंप्यूटर वाली प्रौद्योगिकी आई उसके बाद की सारी घटना, ये सारी साइबर खतरे कहलाते हैं, ठीक है। तो इस साइबर की जो सिक्योरिटी, इसको हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए सर्टीन और पावर CSIRT ने एक अभ्यास आयोजित किया, उसको बोलते हैं पावर एक्स 2022। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा उलझिएगा मत। बहुत ही बढ़िया, 5 स्टार लगाइए, 10 स्टार लगाइए, 10 स्टार, कितने भी लगाइए आप। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है बेटा। भारत का पहला निजी स्तर का, भारत का पहला बेटा निजी लॉन्च पैड,
और मिशन नियंत्रण केंद्र कहाँ खोला गया? श्रीहरिकोटा। हमारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उसी के परिसर में, बेटा, उसी के परिसर में हमने एक कंपनी, हमारी स्टार्टअप है अग्निकुल करके, अग्निकुल कॉस्मोस करके एक स्टार्टअप है, उसने लॉन्चिंग पैड, जो भारत का पहला निजी स्तर का लॉन्चिंग पैड है, ये डेवलप करने वाली कंपनी का नाम पता होना चाहिए। स्टार्टअप कौन सा है? अग्निकुल कॉस्मोस। कहाँ स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के ही उस क्षेत्र में। ठीक है, इसमें इसरो का सहयोग मिला है पूरा। तो भारत का ये पहला निजी स्तर का लॉन्च पैड मिशन है। नियंत्रण केंद्र और लॉन्च पैड दोनों स्थापित किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। इसको गहनता के साथ देखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वॉट मिशन जो है बेटा, ये स्वॉट मिशन नासा का है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका है? अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, नासा। ठीक है, उसका है ये मिशन। और इसका मुख्य जो पर्पज है बेटा, वो पृथ्वी पर कितना जल है, कितना सरफेस वाटर कितना है, ठीक है, और सरफेस वाटर में भी ओशन में कितना है, शुद्ध जल कितना है, ये सब बर्फ में, बर्फ की जो चादरें हैं उसमें शुद्ध जल होता है, आपको पता होगा। तो शुद्ध जल कितना है, उसका कैलकुलेशन, उसका डाटा सब प्राप्त करने के लिए इस स्वॉट मिशन को नासा ने भेजा है। और आपको अब बताना होगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, कि ये जो सैटेलाइट छोड़ा जाएगा वो अर्थ के कौन से ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा? बताइएगा आप कमेंट में जरूर। प्रोजेक्ट वाणी। प्रोजेक्ट वाणी क्या है बेटा? प्रोजेक्ट वाणी, देखिए आप, प्रोजेक्ट वाणी क्या है? प्रोजेक्ट वाणी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और अर्पा अर्पा सॉरी आर्ट पार्क करके हैं, आर्ट पार्क, और गूगल, इन तीनों ने प्रोजेक्ट वाणी के लिए साझेदारी की है। इसका मेन पर्पज यही है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन भाषा का डिकोड करना, उस भाषा को डिकोड करना, ताकि जो गूगल है वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ताकि आप गूगल की कोई सी भी ऐप यूज करें, भले वो क्रोम करें या कोई सा अलग सा ऐप यूज करें, ताकि उस भाषा को गूगल समझ पाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वाणी का संबंध आप समझ पा रहे हैं, कौन कौन इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी आहुति दे रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आर्ट पार्क और गूगल, तीनों मिला के जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करेंगे। पर्पस समझ आ रहा है बेटा आपको? पर्पस समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज को डिकोड करने का ये टारगेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विज्ञान पर G20 समूह जो है हमारा, हाल ही में आपको पता है कचरा कर दिया करंट अफेयर्स का इस G20 की मीटिंगों ने। बहुत चिंता होती होगी आपको। तो G20 का आपको तो इतना ध्यान रखना बेटा, ये साइंस की क्लास चल रही है, और ये तो जरूर याद होना चाहिए कि साइंस से रिलेटेड जो G20 की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो वो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु में हुई है। कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। और बेंगलुरु में भी कहाँ हुई है? तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है IISc, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, एक प्रकार का रोग चर्चा में रहा है, उसका नाम है GNB1। GNB1, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, की जो हमें पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना है, वो बता रहा हूँ। वो क्या है? तो GNB1 एंसेफेलोपैथी, GNB1 एंसेफेलोपैथी रोग का संबंध शरीर के किस
भाग से हैं या किससे संबंधित हैं? तो भाई साहब ये जो है एक प्रकार से मानसिक विकलांगपन से संबंधित है। यानी आप मेंटली हम बोल सकते हैं विकलांग हो जाएंगे या मानसिक असामान्य स्थिति आ जाएगी आपके में। ठीक है, मानसिक स्तर पर आप अ, विकलांग हो जाएंगे। तो ये चीज है GNB1 एनसेफेलोपैथी। हमारा जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है NTPC, और उसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक नवीकरणीय, ठीक है, फ्यूल है। और हाइड्रोजन का यूज जो हम करना चाहते हैं, उसका यूज इसलिए करना चाहते हैं कि भारत का टारगेट है 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। मोदी जी ने कहा था मोदी जी ने कहा था ना कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इस कार्बन न्यूट्रल के टारगेट को पूरा करना है तो हमें इस प्रकार के ईंधन के स्रोत को खोजना पड़ेगा। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का हम अभी से ही मिक्सर करने लग जाएं अदर फ्यूल में, तो वही प्रोग्राम शुरू किया गया है। ऐसा पहली बार किया गया है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है NTPC, और NTPC ने इसको प्रोग्राम को किया है गुजरात गैस लिमिटेड के सहयोग से। ये ध्यान रखिएगा, NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड के सहयोग से ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे जो गैस प्रोवाइड की जाएगी, ये मिक्स्ड वाली गैस जो मिश्रण किया है हाइड्रोजन वाला, ये गैस सूरत की कवास करके एक टाउन है, वहां पर कवास टाउन सूरत को प्रोवाइड की जा रही है गैस। इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? लाइक कीजिए सेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चेन्नई का एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है। गरुड़ एरोस्पेस का मेन पर्पस क्या है? ये जो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र को ड्रोन प्रोवाइड करवाना। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे किसान भाई हैं, वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। तो ड्रोन पॉलिसी हमारी आ चुकी है ना, आपको शायद पता होगा, ड्रोन पॉलिसी इंडिया की आ चुकी है। और साथ ही एग्रीकल्चर में भी ड्रोन के यूज को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री और साथ ही सरकार जो है वो जागरूक है। तो ड्रोन से हम छिड़काव कर सकते हैं फसलों में, और ड्रिप स्प्रिंकल और बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो छिड़काव मतलब बहुत यूजफुल हो जाएगा और लागत लाभ प्रभावी तरीके से हम उसको यूज कर पाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण के साथ जो गरुड़ एरोस्पेस है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एक MOU किया, उसने समझौता किया, ताकि हम जो किसान हैं वो यूनियन बैंक की तरफ से हम वो ड्रोन ले सकेंगे। तो गरुड़ एरोस्पेस जो है वो ये प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। ठीक है, पास में आई होगी आपको। नासा, सॉरी, यूरोपियन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, EU की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसका ये मिशन है जूस मिशन। जूस मिशन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए बेटा कि ये मिशन जो है जुपिटर के लिए मिशन है। बृहस्पति जो हमारा है, जुपिटर जुपिटर के लिए मिशन है। इसको लॉन्च किया गया एरियन 5 के माध्यम से। ठीक है, और ये मिशन किसका है? तो यूरोप का है, यूरोप का मिशन है जूस मिशन। जूस मिशन एक प्रकार का अंतर्ग्रहीय मिशन है। कैसा मिशन है? अंतर्ग्रही मिशन है, और मिशन है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति पर भी हम जीवन की संभावनाओं को खोजना चाहते हैं, तो इसके लिए जूस मिशन है। इसी तरह से हमें मंगल के लिए परसिवरेंस रोवर का नाम सुना आपने। मून के लिए मिशन आर्टेमिस, जो भी नासा का है। परसिवरेंस भी नासा का है, लेकिन जूस नासा का नहीं है। जूस किसका है बेटा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो एशिया 2023, बायो एशिया बायो एशिया 2023, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना ने इसकी मेजबानी की है। और बायो एशिया 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है कि इसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया है, यानी यूके भी भाग ले रहा है। ये बड़ी बात है। एक वैश्विक स्तर का कोई जो देश है
वो इसमें भाग लेना आ रहा है या भाग ले रहा है, तो इसका मेन पर्पस क्या है? जो बायो एशिया है, बायो एशिया का पर्पस क्या है कि हमारे जो उद्योग जगत है उसके नेता और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्यमी, ये सब मिलकर मानवीय स्वास्थ्य और देखभाल पर खर्चा करें, उसके लिए सोचे, उसके लिए मंथन करें, उसके लिए बैठे, चर्चा हो। इसके लिए हमने बायो एशिया 2023 का आयोजन किया। इसके लिए मेजबानी की है तेलंगाना ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेलंगाना ने मेजबानी की है, यूके ने भाग लिया है। ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। देश का नाम याद रखिएगा, यूके ने भाग लिया, यूके ने। हमारा जो बृहस्पति है, जुपिटर जो है, वो सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, कितने हैं? 92, 92 हाईएस्ट चंद्रमा वाला कोई ग्रह है। ठीक है, हमारे इस गैलेक्सी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह हो गया है। इसका ध्यान रखिएगा। कितने हैं? तो वरुण चंद्रमा है, सॉरी ग्रह बोल गया मैं, चंद्रमा। तो कौन सा ग्रह है जिसके चंद्रमा सर्वाधिक है? बृहस्पति है या जुपिटर है। और इसके 92 हो गए हैं, 12 नए जोड़ दिए गए हैं, हाल ही में खोजे गए हैं 12 नए चंद्रमा। तो कितने हो गए इसके बेटा? 92, और ये हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये हम बात कर चुके हैं ना, इससे पहले हमारी बात हुई थी क्या स्नैपड्रैगन पे? वेट करिएगा एक बार। बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ये जो ह्यूजेस पढ़ा था हमने बेटा, सॉरी, सॉरी टू, यहाँ पे थोड़ी सी देखो, जल्दबाजी में हमें थोड़ी सी गलती कर गए। कोई बात नहीं, मैं सुधार लेता हूँ। गलती हो जाती है, हर से होती है, लेकिन उसको सुधारना बहुत जरूरी होता है। मैंने जो ह्यूजेस बताया था बेटा, आपको ध्यान रखिए, वापस सुनिए। जो मैंने आपको ह्यूजेस बताया था, इसरो और ह्यूजेस ने एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू की है। ठीक है, इसको ऐसे नॉर्मल ध्यान रख लीजिएगा। और ये एक, इसमें कुछ गलत नहीं बताया मैंने, लेकिन वो टू वे कम्युनिकेशन वाली बात थी, वो नहीं थी इसमें। और पहला इनका हाई थ्रूपुट जो सैटेलाइट है, HTS। ठीक है, ये ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए इसरो ने इसको सहयोग किया है। किसको? ह्यूजेस को। ह्यूजेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, HCI। ये बात हमने चर्चा की थी उस समय शुरू में। ठीक है, अब हम जो आ रहे हैं यहाँ पे, हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो ये है कि स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, वो जो मैंने टू वे कम्युनिकेशन की बात की ना, तो ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन मैसेजिंग के लिए जो सैटेलाइट हमें बात की थी, वो स्नैपड्रैगन है। कौन सा बेटा? ये स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है, जो टू वे कम्युनिकेशन और मैसेजिंग कर सकता है। ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड एक इंटरनेट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें हम सैटेलाइट का यूज करके टू वे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और स्नैपड्रैगन सैटेलाइट उसका नाम है, ध्यान रखिएगा। इसको जो डेवलप किया इसको, एक तो क्वालकॉम एंड इरिडियम, ये दो एजेंसियां हैं। एक तो इरिडियम और एक क्वालकॉम। क्वालकॉम और इरिडियम ने इसको डेवलप किया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। क्वालकॉम इरिडियम ने डेवलप किया है टू वे कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन स्पेस सैटेलाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे कम्युनिकेशन केपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट ने, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने जो चर्चा है वो है, गुरुग्राम स्थित एक ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर है, स्काई एयर करके। स्काई एयर ने भारत में जो हमारा यातायात प्रबंधन है, यातायात मैनेजमेंट, उसके लिए ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करवाने का वादा किया है, और ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। उस एजेंसी का नाम पता होना चाहिए, स्काई एयर है, स्काई एयर।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। हाँ, जिंगा इंडिया करके एजेंसी है, उसके सहयोग से हाल ही में हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस, उसके अवसर पर शायद मेरे हिसाब से, तो इसमें हमने क्या किया है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित जो भी इवेंट है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चनरी होती है, और उनसे रिलेटेड जो भी मतलब व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में कुछ, ठीक है, इस प्रकार से कुछ एमसीक्यू फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है। उससे संबंधित एमसीक्यू फॉर्मेशन करके एक गेम क्रिएशन किया गया है, और एमसीक्यू भी नहीं, कोई अलग वे भी हो सकता है उसमें। तो इस प्रकार से गेम जो है, उनका नाम दिया गया है आजादी क्वेस्ट। आजादी क्वेस्ट। आजादी क्वेस्ट क्या है? तो हमारे जो आजादी के लिए लड़ने वाले जितने भी हमारे व्यक्तित्व हैं, उनको, और साथ में जो हमारी आजादी से रिलेटेड जितने भी इवेंट है, इनको मिलाकर आजादी क्वेस्ट एक ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला, एक गेम है। एक्चुअल में एक गेम है ये, जिसमें हमारे जो आजादी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जानकारी है, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है बेटा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ सिंपल है। सेरवावेक क्या है? सेरवावेक जो है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला टीका है, स्वदेशी रूप से निर्मित। सर्वाइव मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत द्वारा निर्मित पहला टीका है, उसका नाम है सेरवावेक। सेरवावेक याद रखिएगा। मेडिसन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम, मेडिसन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, 5 स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रोग्राम हमने अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया, और अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इनके सहयोग से इनका एक ज्वाइंट प्रोग्राम था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम जो हमारी मेडिसिन है, उनको हम क्या यातायात के माध्यम से भी या ड्रोन के माध्यम से भी भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसके लिए ये अभियान था, एक प्रोजेक्ट था, ज्वाइंट प्रोजेक्ट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको 15 अगस्त 2022 को किया गया था। देखो, मैंने इतना पीछे का करंट ले लिया है, अब इससे पीछे नहीं जा सकते हम, इतना काफी होगा आपके लिए। ठीक है, ज्यादा भरमार भी नहीं करनी है हमें। भारत ने जो काला आजार है जो, ठीक है, एक बुखार होता है, पता होगा आपको काला आजार। तो उसको हमने खत्म करने की जो प्रतिबद्धता ठहराई है, प्रतिबद्धता दिखाई है, वो कब तक हम खत्म करना चाह रहे हैं इसको, ध्यान रखिएगा, 2023 तक इसको खत्म करने का हमने प्रण लिया है। 2023 तो खत्म ही होने वाला है। ठीक है। मंकी पॉक्स, ठीक है बेटा। मंकी पॉक्स क्या है? तो हाल ही में जो WHO है, उसने यहाँ पे मंकी पॉक्स की बात क्यों हुई थी कि WHO ने इसका नाम परिवर्तन किया है। तो आपको पता होगा, हमारे भारत में तो एक सरकार है, यूपी की सरकार, जिसने बहुत सारे नाम परिवर्तन किए, के महाराष्ट्र की सरकार ने भी किए, वो भी पीछे नहीं रही। तो मंकी पॉक्स जो है, इसका नाम WHO ने परिवर्तन किया है इसका नाम, और इसके नाम में यहाँ पे जो वेरिएंट है इसका, उसका नाम, एक तो क्लेड 1 2, और एक क्लेड 1 शू A और शू B। ठीक है, ये इसके नाम रखे गए हैं। ये तीन वेरिएंट के नाम है, क्लेड 1, क्लेड 2A 2B। ठीक है। और आपको तो वो सिंपल ऐसे ही पूछ लेगा कंफ्यूज करने के लिए कि हाल ही में किस बीमारी को, ठीक है, या उसका नाम परिवर्तन किया गया है, तो ऑप्शन देगा, फिर आपको कंफ्यूज करेगा वो। मंकी पॉक्स का नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम परिवर्तन हुआ है, WHO ने हाल ही में किया है। क्या किया वो भी पता है, लेकिन वो इतना नहीं पूछेगा क्या किया है, लेकिन वो ये जरूर पूछेगा कि किसका नाम परिवर्तन हुआ है। भारत ने देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है ना?
याद आ रहा होगा आपको, शायद तक याद आ रहा होगा। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल में हमने स्थापित किया है। इसका मूल भारत और बेल्जियम और कनाडा का सहयोग मिला हमें। और अंतरिक्ष में गिरने वाला जो भी मलबा होता है और जो हमारे शुद्ध ग्रह होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी वस्तुएं होती है उनका इंस्पेक्शन के लिए हमने इसको रख रखा है, वहां पे स्टेब्लिश किया है। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, भारत देश का पहला है, भारत का तो पहला है ये, और एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है और भारत का पहला है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया है? उत्तराखंड के नैनीताल में। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखिए दे। क्या सही होगा इसमें बताइए? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, नासा का अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है। सही बात है बेटा, ये नासा का ही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो नासा का ही तो है। और इस मिशन ने हबल टेलीस्कोप का स्थान लिया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष में नए क्षेत्र खोजना। दोनों बातें सही है, यानी हबल टेलीस्कोप का स्थान भी लिया है। पहले हबल टेलीस्कोप था, उसका स्थान जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष के नए जो भी रहस्य हैं, अंतरिक्ष में जितने भी जो नए रहस्य हैं जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, जैसे जैसे डार्क मैटर, जैसे डार्क मैटर, सिंपल सी बात है ना, इस प्रकार की जानकारी। और जो आपको पता होगा ब्लैक होल, और ब्लैक होल के बारे में भी नई नई जानकारियां वो हमें इस प्रकार के टेलीस्कोप दे सकते हैं, देते हैं। ब्लैक होल का जो इमेज है, बेस्ट इमेज, आपको इस प्रकार के टेलीस्कोप ने तो दिया है। तो ये बात भी सही है, भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में अपना एस्ट्रोसेट मिशन, यानी भाई साहब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2 जानकारी मिल गई कि भारत का भी अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए मिशन है, उस मिशन का नाम है एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट मिशन को हमने 2015 में लॉन्च किया था, 2015 में हमने लॉन्च किया था एस्ट्रोसेट को। एस्ट्रोसेट भी अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए भारत का मिशन है। और साथ ही जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो नासा का है, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, एस्ट्रोसेट भारत। और दोनों का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में नए क्षेत्र की खोज करना, अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाना। और हबल टेलीस्कोप जो है उसका स्थान लिया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। इतनी बात पता है आपको? इस प्रकार के टेलीस्कोप जो होंगे बेटा, ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे? लियो में। कहाँ किए जाएंगे? लियो में। तो तीनों बातें सही है बेटा। कवच सिस्टम का संबंध किससे है? तो रेलवे सुरक्षा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, आपने बच पढ़ा है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि जो आरएफआईडी सिस्टम होता है, क्या होता है बेटा? आरएफआईडी सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी है, कवच सिस्टम है, वो हमारी 2 ट्रेन है, उन ट्रेन के कोलिजन यानी उन 2 ट्रेनों के टकराव को रोकता है। और सिस्टम कौन सा है? तो आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड है, पता होना चाहिए आपको। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस क्षेत्र को घोषित किया है? भारत का पहला बेटा डार्क स्काई रिजर्व जो घोषित किया है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब होगा लद्दाख। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया कि भाई साहब मैं हूं, मैं अंतरिक्ष में देखना चाहता हूँ, तो मुझे टेलीस्कोप ढूंढना पड़ेगा। भारत सरकार ने लद्दाख में एक टेलीस्कोप लगा रखा है कि आप यहाँ पे आओ भाई साहब और अंतरिक्ष का नजारा देखो। तो अंतरिक्ष के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक टेलीस्कोप स्टेब्लिश कर रखा है, वो लद्दाख में कर रखा है। अब इस टेलीस्कोप की एक खासियत होती है, टेलीस्कोप को बहुत आप देखा होगा अभी भी आपने हाइट पे रखते हैं, ऐसा क्यों? और लद्दाख में रखने का कारण क्यों? लद्दाख में क्यों रखा गया? तो लद्दाख हमारा जो है वो एक एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है, एरोसोल जो होते हैं वायुमंडल में जो कण होते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी के कण, ये हमारे उस नजारे को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नजारा जिसको हमें पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, और उसके बीच में कोई रुकावट आए ना, तो खेद होता है, दुख होता है ना।
तो इस दुख को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये दुख कब खत्म होगा, इस दुख को खत्म करने के लिए हमने डार्क स्काई रिजर्व जैसे रिजर्व घोषित किए। तो भारत में भी इस प्रकार के रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व घोषित किए जाते हैं। ऐसे जगह, ऐसे प्लेसेस डार्क स्काई रिजर्व के रूप में घोषित किए जाते हैं जो वायुमंडल में धूल कण, पॉल्यूशन और इनसे मुक्त है, ठीक है, यानी वहां की फ्रेश एयर है। वहां से अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। इस प्रकार से डार्क स्काई रिजर्व घोषित किए जाते हैं। भारत का पहला और एकमात्र डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में है। इसको लगाइए आप 10 स्टार, भूलने वाला नहीं है आप कोई। वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2022 का बेटा शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपके पास तीन ऑप्शन है, एलएस बियालास्की, मॉर्टन मेंडल, केबेरी शार्पलेस और बल्टोजी। पढ़ा है अपन ने, क्लास में पढ़ा है इसको, पता होगा आपको। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है बेटा बियालियास्की, बियालियास्की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो व्यक्ति को मिला है, बाकी दो एजेंसियों को मिला है, ठीक है। देखते हैं किसको मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार बेटा यहाँ पे आपको दिखता होगा बियालियास्की और अब एक रूसी मानवाधिकार संगठन है, उसका नाम मेमोरियल, द मेमोरियल, ठीक है, द मेमोरियल, एम मतलब मेमोरियल। और यूक्रेन का एक सिविल लिबर्टी करके है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इन तीनों को मिला है। तो शायद आपको दिखती नहीं होगी स्लाइड, तो देख लीजिएगा, इधर देखिएगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको बेटा, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 2022 का शांति का नोबेल जो पुरस्कार मिला है वो बेलारूस के मानवाधिकार, ठीक है, अधिवक्ता एलएस बाइलियास्की और रूसी मानवाधिकार संगठन द मेमोरियल और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी हो गई है। आपको सिर्फ व्यक्ति का नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट ज्यादा वो है, ठीक है। और बाकी याद रख सकते हैं, रखिएगा। और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा तो हवा निकल जाएगी सबकी, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये ज्ञान होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। 2022 में बेटा, वर्ष 2022 में फिजिक्स में भी नोबेल का पुरस्कार मिला है। नोबेल का पुरस्कार किसको मिला है? एलियन एस्पेक्ट को मिला है, क्लोजर को मिला है और जिलिंगर को मिला है। तो एस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर, याद रखिएगा, तीन लोगों को मिला है। तीन व्यक्तित्व हैं, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर, तीनों के नाम याद रखिएगा। आपसे अगर पूछें उसे इन्हें किन में दिया गया है, यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही होगी, स्लाइड दिख रही है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना बेटा कि इन्हें क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम भौतिकी, कण भौतिकी, उसमें मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार बेटा मिला है, वो बल्टोजी को मिला है, मेल्डल को मिला है और शार्पलेस को मिला है, ठीक है। बात में आ रही है आपको? पास में आ रही है ना? बल्टोजी, मेल्डल और शार्पलेस, ट्रिक से याद किया था, आपको याद हो तो इसको, ठीक है। हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व जो है नीना गुप्ता, नीना गुप्ता का संबंध किससे है? रामानुजन पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है, भारत रत्न है, नोबेल पुरस्कार है। ये क्वेश्चन भी आसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन इसका जवाब है रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार जो 45 साल से कम के जो युवा हैं और गणितज्ञ हैं, युवा गणितज्ञ, ये इनको दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में आपको पता होगा रामानुजन का संबंध किससे है। और नीना गुप्ता जो है ये 45 साल कम की होनी चाहिए, क्योंकि इस पुरस्कार की एक टर्म्स है, कंडीशन है 45 वर्ष की आयु और युवा होना चाहिए। तो नीना गुप्ता को ये अवार्ड मिला है
गणित के क्षेत्र में मिला है। पुरस्कार का नाम है रामानुजन पुरस्कार। व्यक्तित्व है नीना गुप्ता, ध्यान रखिएगा। लाइट टैंक जोरावर के बारे में आपने सुना है। लाइट टैंक जोरावर लद्दाख की तरफ चाइना को झकझोरने के लिए, चाइना को चपेट में लेने के लिए हमने वहां पे लगाया है। तो पश्चिमी राजस्थान में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, लद्दाख। लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने सही किया है। देखो मैं जब भी आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप पहले ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, उसको पॉज करिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, और फिर उसका आंसर मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आप सुनिएगा, ठीक है। पीएसएलवी C55 के बारे में बात हो रही है। पीएसएलवी जो C55 है उसके बारे में बात हो रही है कि यह मिशन सिंगापुर को समर्पित है, ठीक है। सिंगापुर को समर्पित, ठीक बात कर, देखते हैं ना, इसको देखते हैं। दो उपग्रह जो है टीलियोस और ल्यूमिनाइट, ये कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं इस पीएसएलवी C55 के माध्यम से। देखते हैं, देखें, फिर बात कह रहा है दोनों सही है, केवल एक सही है, तो इसका आंसर होगा दोनों सही है, सिंगापुर के लिए ही है। हमारा जो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, हमारी पीएसएलवी की जो 55वीं उड़ान है और 56वीं जो उड़ान है, ये दोनों उड़ानें हमने सिंगापुर को डेडिकेट की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, सिंगापुर को डेडिकेट की है, दोनों उड़ानें सिंगापुर को समर्पित है। तो हमारा जो पीएसएलवी C56 वाला उड़ान है, ये भी, इसके माध्यम से 7 उपग्रह भेजे हैं हमने। कितने? 7। 7 उपग्रह भेजे हैं, और 7 भेजे हैं वो हमने सिंगापुर के लिए ही भेजे हैं। NVS-01, NVS-01 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए, जवाब सोचिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है कि GSLV F12, GSLV F12 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था, NVS-01। ठीक है, एनवीएस का यहाँ पे मतलब आपको शॉर्ट टर्म समझ में नहीं आती है तो एनवी का मतलब नेविगेशन और एस का मतलब सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट 01। तो इससे आपको एक आइडिया लगना चाहिए, नेविगेशन सैटेलाइट का ये मेंशन कर रखा है। एनवीएस का मतलब क्या होता है? नेविगेशन सैटेलाइट। और नेविगेशन के क्षेत्र में भारत का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? नाविक, या इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, IRNSS। पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। अगर आपने क्लास ली है पिछले वाली तो आपको पता होगा, जरूर पता होगा। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास पूरी ली है, उनको ये पता है, क्योंकि उनका अच्छा रेस्पॉन्स भी है, मैंने देखा है। NVS-01, NVS-01 जो है GSLV F12 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। सही बात है। हमारा जो बेटा भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम नाविक है, और इस नाविक में 7 उपग्रह हैं, ठीक है, और इसे जियो में लॉन्च किया गया। भू स्थिति कक्षा है ना बेटा, जो 35,786 किलोमीटर की कक्षा है ना, उसमें इसे लॉन्च किया गया। 35,786 किलोमीटर की जो क्लास है उसमें इसे लॉन्च किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाविक को समर्पित है ये उपग्रह NVS-01, ठीक बात है। क्योंकि भाई साहब कल पुर्जे भी खराब होते हैं किसी गाड़ी के, उसको भी रिनोवेट करवाना पड़ता है ना, सर्विस पे ले जाना पड़ता है ना, उसी प्रकार से हमारे भी सैटेलाइट को चेंज करना पड़ता है। कोई खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, इस प्रकार से हमने भी अपना NVS-01 भेजकर नाविक को अपडेट किया है, ठीक है। तो PSLV के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है, नहीं बात, PSLV के माध्यम से इसे लॉन्च नहीं किया गया, इसे GSLV F12 के माध्यम से ही लॉन्च किया गया। तो केवल कथन ए व बी सही है, सही बात है, बी व सही नहीं, ऑप्शन डी सही होगा इसका, कथन ए व बी सही है, कथन ए व बी सही हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है, मैं इसका आपके लिए टेस्ट लाया हूं तो रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि रिवीजन हो जाएगा, MCQ के थ्रू हो जाएगा, आपको याद रहेगा। बेस्ट अप्रोच है ये, ठीक है। कंटेंट पढ़िए जरूर, फिर आप MCQ लगाइए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, और फिर आपका रियल टेस्ट होता है। अगर कुछ आपने पढ़ा ही नहीं और फिर टेस्ट लेने जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं होगा, उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा
डिमोटिवेशन भी मिले, डिमोटिवेट ही होंगे आप। हाल ही में किस देश ने भारत अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया है? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में आ चुका है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है बेटा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान। इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। सही जवाब हो जाएगा जापान। जापान ने हाल ही में अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का स्टार्टअप, भारत का पहला, देखिए बेटा, भारत का पहला है इसमें निजी क्षेत्र में स्टार्टअप है जिसने अपना विक्रम एस रॉकेट अंतरिक्ष में भेज दिया। ओ भाई साहब, निजी क्षेत्र की कोई कंपनी, मान लो टाटा वाला कल बोले, टाटा वाला कि अब मैं ट्रक नहीं बनाऊंगा, अब मैं भी अंतरिक्ष संबंधित ऊर्जा बनाऊंगा, तो रॉकेट बनाएगा, हाई पावर्ड बॉडी। और टाटा की बॉडी मजबूत होती है, आप बात करते हैं ऐसी गाड़ियों की मजबूत होती है टाटा की गाड़ी, टाटा का, ठीक है। इसी प्रकार से टाटा की तो गाड़ी और बूट हो बाटा के, ये दो बढ़िया कंपनियां हैं। इसी प्रकार से भारत में भी जो उद्योग जगत का एक निकाय है स्टार्टअप, ठीक है। और स्टार्टअप कैसा, निजी क्षेत्र का है, स्टार्टअप निजी क्षेत्र का है। और ये पहला उसका रॉकेट है जिसको उसने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है बेटा, विक्रम है, विक्रम एस। ध्यान रखिएगा, विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेज दिया है। किसने भेजा है? तो भारत का पहला स्टार्टअप है निजी क्षेत्र का, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम बेटा स्काई रूट एरोस्पेस। तो रॉकेट के इसके बारे में चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पढ़िएगा और बताइएगा मुझे सही क्या है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, बात करते हैं। ये भारत का एक स्टार्टअप है, सही बात है, ठीक है। ये निजी स्टार्टअप है, ठीक है। इसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है, सही बात है। और प्रारंभ मिशन के तहत ये रॉकेट भेजा गया है, ठीक है। तो हाँ सही बात है, प्रारंभ मिशन के तहत ही इसे भेजा गया। ये फैक्ट है एक्स्ट्रा, लिख लीजिएगा इसको, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस हो गया। किसने भेजा? स्काई रूट ने भेजा है। नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इसका संबंध किस ग्रह से है? आपको पढ़ाया मैंने, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मंगल से है। किससे है बेटा? सॉरी, नासा का जो आर्टेमिस मिशन है बेटा, बताइएगा मुझे, नासा का जो आर्टेमिस मिशन है उसका संबंध किससे है? बताइए मुझे, नासा का जो आर्टेमिस मिशन है उसका संबंध किससे है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा के लिए भेजा है, चंद्रमा पर भी हमें जीवन की खोज करनी, चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन है, पढ़ाया था मैंने आपको। परजीवीरेंस रोवर हमने मंगल के लिए भेजा है। यहाँ पे लिख लीजिए, और आपको याद नहीं रहे ना बेटा, आप लिख लीजिए। मंगल के लिए परजीवीरेंस रोवर। इसी प्रकार से आपने जूस मिशन पढ़ा था, ये आम का जूस या किसी और का जूस नहीं है, ये जूस मिशन है, इसका है, यूरोपियन यूनियन का है। समझ में आ रही बात? अंतरिक्ष में स्टार्टअप के लिए नई डिजाइन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? यानी हमें स्टार्टअप, किससे संबंधित स्टार्टअप? अंतरिक्ष से संबंधित स्टार्टअप। अंतरिक्ष से संबंधित जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देना, तो सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। सरकार को प्रोत्साहन देना है तो सरकार ने इसके लिए पहला कदम उठा लिया, पहला कदम बढ़ा दिया। और उसी क्षेत्र में इन्होंने हम बात करें यहाँ पे, तो एक प्रयोगशाला खोली है, डिजाइन प्रयोगशाला। ये कहाँ खोली गई है? अंतरिक्ष स्टार्टअप में नई डिजाइन प्रयोगशाला, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ खोली गई है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
ठीक है, पता होना चाहिए आपको। गुजरात के कहाँ खोली गई है बेटा? अहमदाबाद। कहाँ खोली गई है? गुजरात के अहमदाबाद में, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। गूगल का कौन सा है? बार्ड, याद है ना? बार्ड। चैट जीपीटी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है। सही बात है बेटा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? पहली क्लास में पढ़ाया है, जाइए देखिए वहां पे समझिए। छवियों का इनपुट जो है के रूप में स्वीकार करता है, यानी एक तो आप टेक्स्ट के थ्रू, जैसे क्रोम पे आप सर्च करते हो ना, टेक्स्ट के थ्रू करते हो। आजकल एक ऑप्शन और है आपके पास, आपको पता है ना, कि उसमें एक कैमरे वाला ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करके किसी भी की फोटो लोगे और उस फोटो को, उसको वो फोटो स्कैन होगा और सर्च हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी छवियों के रूप में इनपुट लेता है। सही बात है। यह एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये भी बात सही है, यानी ये फ्री है, ओपन एआई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ओपन एआई है। जो चैट जीपीटी है या चैट जीपीटी है एक प्रकार से ओपन एआई सिस्टम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है बेटा। ठीक है। S3N2 में जो है, S3N2 होता है, उसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन सा शरीर का भाग S3N2 वो जो होता है उसमें प्रभावित हो जाता है? बताइएगा मुझे। जो आपने शायद पहली क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे अब बात करते हैं, आपको बताते हैं। तो जो मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क से संबंधित आरपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें अ, जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी थी। ठीक है, तो जापानी इंसेफेलाइटिस नाम से एक बीमारी थी। तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस जो था, ये मस्तिष्क से संबंधित था। ये आपको पता है ना, ये मस्तिष्क से संबंधित था। ठीक है, त्वचा नहीं है इसमें। ठीक है, और तो H3N2 में जो होगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर श्वसन तंत्र होना चाहिए। एक बार और देख लीजिएगा इसको, डाउटफुल क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखना पड़ेगा। पर मैंने पिछली क्लास ले रखी है, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इस पे चर्चा हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे आगे हम। जो भारत का शुक्रयान मिशन है, भारत का जो शुक्रयान मिशन है बेटा, ये शुक्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया है, या कब लॉन्च किया जाएगा, सॉरी, कब लॉन्च किया जाएगा शुक्रयान? तो ये वर्ष 2031 तक लॉन्च किया जाएगा। अभी तक इसको कोई डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट डाल रखी है, 2021 में हम लॉन्च करेंगे। इसको ध्यान रख लीजिएगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का विकास भारत के किस शहर में किया जा रहा है? जीनोम संबंधी जो एडिटिंग होती है, उससे रिलेटेड हम पंजाब के मोहाली में एक सेंटर डेवलप कर रहे हैं।
तो पंजाब का मोहाली इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पंजाब के मोहाली में जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम स्वदेशी रूप से निर्मित है। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन दो है आपके सामने, देखिए, समझिए और इसका जवाब बताइए मुझे। हाँ तो बताइए आप। अभी हमने डिस्कस किया था ना, एक बात डिस्कस की थी ये वाली, तो H3 इन्फ्लुएंजा जो है ना, सही बात है, H3N2 जो है ये श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। तो ये बात लिख लीजिएगा आप, है ना। कौन सा भाग प्रभावित होता है इसका? श्वसन तंत्र ही होता है, ठीक है। कंफ्यूजन का कोई बात नहीं यहाँ पे, तो श्वसन तंत्र ही होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम स्वदेशी रूप से निर्मित है। हाँ, तो आईआईटी मद्रास की एक इंक्यूबेटेड फर्म द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसका नाम बारोस है, ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें अ, न तो एक न दो, दोनों सही है, दोनों कथन सही है बेटा। इसमें क्या है, दोनों कथन सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। नोरो वायरस का संबंध शरीर के किस भाग से है? नोरो वायरस जो होता है बेटा, नोरो वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आमाशय को करता है, ठीक है, न त्वचा, नहीं फेफड़े, नहीं लाल रुधिर कोशिका, ये करता है आमाशय को। तो हमने अभी तक तीन रोगों के बारे में बात की। जापानी इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को, दिमाग को प्रभावित करता है। हाँ, इसके बाद में हमने श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला जो रोग है उसके बारे में हमने बात की, H3N2, H3N2। उसके अलावा हमारा जो पेट होता है, जो हमारा पेट होता है उसको प्रभावित करेगा, आमाशय को, वो नोरो वायरस, नोरो वायरस करेगा, ठीक है। भारत की पहली इंट्रानोजल वैक्सीन, नाक से डाल सकते हो वो वाली वैक्सीन, टीका नहीं लगाना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका नाम इनकोवेक है, सही बात है। भारत बायोटेक डेवलप किया है, सही बात है। वैक्सीन का यूज नाक में डालकर किया जाता है, सही बात है। तीनों बात सही है, नाक में डालोगे। भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, नाम क्या है? इनकोवेक। आदित्य मिशन, आदित्य मिशन का संबंध किस ग्रह से है? आदित्य का मिशन जो है, आदित्य L1 मिशन, आपने पढ़ा है आदित्य L1 मिशन, तो इसका संबंध जो है सूर्य से है। सूर्य के जो कोरोना पार्ट है, ठीक है, उसका अध्ययन करने के लिए भारत का मिशन है। किसका मिशन है? इंडिया का मिशन है। तो आपने पढ़ा है ना, जिसे नहीं पढ़ा है वो परेशान होता होगा यार, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का जुगाड़ कहीं मिलेगा नहीं आपको। सारे मार साहब बकवास कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो पुराने दर्रे से चल रहे हैं। वैसे से मैंने मास्टर को देखा यूट्यूब पे, यार वो क्या पढ़ा रहा है, शर्म आती है यार। और टीचर पे रिसर्च नहीं होता है। बस थोड़ा सा रिसर्च कर लो ना, अगर खुद बैठ के समझ से, तो आराम से वो पास कर सकते हो आप। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बेटा, लेकिन हाँ हकीकत है वो बताना जरूरी है, आपको अवेयर होना चाहिए। कोई टीचर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भारत का पहला मानव आधारित स्पेस फ्लाइट मिशन है। भारत का अगर बात करें कि भारत अपना पहला मानव मिशन कौन सा भेज रहा है, पता होना चाहिए। ऑप्शन चार है, आर्टेमिस। तो आर्टेमिस किसका है बेटा? मून मिशन है। किसका है? नासा का है। नासा का मून मिशन है ना आर्टेमिस। तो मिशन मैनकाइंड ऐसा कोई मिशन है ही नहीं। मिशन गगनयान, हाँ बेटा, मिशन गगनयान जो है इंडिया का है, और इंडिया का ये पहला ह्यूमन मिशन है। इसी मिशन के लिए तो हमने व्योमित्र रोबोट का डेवलपमेंट किया, ठीक है। और वोस्टोक की बात करें तो ये वोस्टोक जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है ह्यूमन का, वो स्पेस फ्लाइट के लिए, तो उसका वोस्टोक नाम है, ठीक है। तो मिशन गगनयान पता होना चाहिए आपको। राइना बर्नावी, राइना बर्नावी के बारे में बात करूं तो इसका संबंध सऊदी अरेबिया से है, सही बात।
सऊदी अरेबिया की पहली अंतरिक्ष यात्री है ये महिला। ठीक है, सऊदी अरेबिया की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? रईना बर्नावी, सऊदी अरेबिया से है, पहली अंतरिक्ष यात्री है वहां की। और यह अभियान स्पेस एक्स के माध्यम से, स्पेस एक्स एक अमेरिकन स्टार्टअप है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, निजी कंपनी है। और हाल ही में आपको पता होगा जो हमारा ट्विटर है, हमारा जो ट्विटर है ना बेटा, उसका पहले साइन क्या था, उसका एक पिक्चर क्या था, एक पक्षी था, उस पक्षी को इसने हटा दिया और एक एक्स करके सिग्नेचर। आजकल आपको ट्विटर का जो आप लोगो दिखता होगा वो एक्स दिखता होगा, एक्स टाइप दिखता होगा। तो ये लोगो इसने चेंज किया क्योंकि ये मालिक हो गया उसका, ट्विटर का। चार्ज भी लगा दिया इसने, 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे चार्ज भी लगा दिया, तो प्रीमियम हो गया। यानी ट्विटर यूज करने वाला इंसान अमीर होना चाहिए। तो स्पेस एक्स क्या है? अमेरिका की कंपनी है, जो स्पेस के क्षेत्र में भी काम करती है। साथ में ट्विटर का जो सीईओ है एलन मस्क, वो भी स्पेस एक्स का मालिक वही है, एलन मस्क, जो ट्विटर को भी हैंडल कर रहा है, ट्विटर का भी मालिक बन गया है, पता होना चाहिए। तो राइना बर्नावी को इसी ने भेजा है, स्पेस एक्स एजेंसी ने। इसके रॉकेट जो चलते हैं, फाल्कन सीरीज करके रॉकेट चलते हैं, वो इसी के हैं, फाल्कन। ठीक है, जो भी आधार बता रहा हूँ मैं आपको, फाल्कन टाइप की जो रॉकेट होते हैं वो इसी के हैं। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए? मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आपको एक तो ये पता होना चाहिए बेटा कि ये मिशन जो है, एक्चुअल में हमारा जो मिशन चंद्रयान 2 था, उसमें हमने 3 चीजें भेजी थी, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। सिंपल सी बातें हैं बेटा, बहुत सिंपल सी बातें। लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, ये हमने चंद्रयान 2 में भेजा। वहां पे हमारा लैंडर, सॉरी, लैंडर फेल हो गया। चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूं मैं बेटा, चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूं। तो लैंडर फेल हो गया, रोवर फेल हो गया, ऑर्बिटर सक्सेस हो गया। मुझे बताओ, अब मुझे चंद्रयान 3 भेजना है, तो मुझे क्या क्या भेजने की जरूरत पड़ेगी? बताओ मुझे बेटा, कि चंद्रयान 3 मुझे भेजना है, चंद्रयान 3 मुझे भेजना है, तो मुझे क्या क्या भेजना पड़ेगा बेटा? तो यहाँ पे मुझे लैंडर की जरूरत पड़ेगी, यस। रोवर की जरूरत पड़ेगी, ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस मिशन में लैंडर भेजा गया है, रोवर भेजा गया है, ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। इस ऑर्बिटर को हमने नहीं भेजा है। तो इस मिशन में मुख्य रूप से लैंडर एंड रोवर को भेजा गया। हाँ, लैंडर एंड रोवर को भेजा गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। सही बात है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी इसका मुख्य उद्देश्य है। और चंद्रयान 3 जो है, जीएसएलवी M3 और उसकी सीरीज M4 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ये जीएसएलवी का सबसे भारी रॉकेट है। कभी आपसे पूछे कि जीएसएलवी का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, तो मार्क 3 है, M3। ठीक है, तो इस प्रकार से सही, तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई पूछे आपको इस मिशन की लाइफ लाइन कितनी है, तो 14 अर्थ डे है, 14 अर्थ डे है। ठीक है, बराबर क्या होता है, एक चंद्र दिवस। ये पता होना चाहिए आपको। इसमें हमने लैंडर रोवर मॉड्यूल भेजा है। ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 व्हीकल छोड़ा गया है। ठीक है, 22 अगस्त तक पहुंच जाएगा ये, पता है आपको। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा बेटा? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा है? पता होना चाहिए, भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र, भारत का पहला। और भारत का टारगेट कब तक है? 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। ये किसका है? इंडिया का टारगेट है। निम्न भू कक्षा के संदर्भ में हम बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्पेस स्टेशन है जो, सॉरी, आपसे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं।
जो निम्न भूकक्षा है लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बारे में आपसे 5 बातें की गई है। पांचों बातों में आपको समझना चाहिए, आपको पता होगा। आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले वो लेक्चर जरूर देखिएगा, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है। कंटेंट को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व नहीं कर पाएंगे। जरूर जाइए वहां पे देखिए। बात करते हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको शायद पता होगा कि इसमें रशिया, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इस प्रकार की एजेंसियां जो है, स्पेस एजेंसियां, इनके वित्तीय सहयोग के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ये क्या है? एक प्रकार का अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की हाइट पर, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट जो लियो है उसमें स्थापित एक घर है, जिसमें हमारे जो यात्री हैं रिसर्च के लिए जाते हैं, वहां पे कुछ दिन हफ्ते पर रहते हैं, फिर वापस आते आते हैं। तो एक प्रकार का घर बना रखा हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की हाइट पर। कितनी हाइट पे? 400 किलोमीटर। कहाँ है? लियो में है। ये बातें सिंपल सिंपल बातें हैं ना, इनको पता होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पहली बात सही हो गई, यानी अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है वो यहीं पर स्थित है। इस कक्षा की ऊंचाई बेटा 200 से 2000 किलोमीटर तक है। सही बात है। इस कक्षा में मुख्य रूप से परीक्षण उपग्रह छोड़े जाते हैं और सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है। तो परीक्षण उपग्रह, जो भी टेस्ट उपग्रह होते हैं, जितना भी टेस्ट करना, हमने जैसे मिशन शक्ति जैसे उपग्रह लॉन्च, एंटी सैटेलाइट मिशन है हमारा। हमारा एक एंटी सैटेलाइट मिशन है जिसका नाम है मिशन शक्ति। ध्यान रखिएगा ये भी, एंटी सैटेलाइट मिशन कौन सा है? भारत का मिशन शक्ति हमने जो शुरू किया था। इसका मतलब क्या था? अंतरिक्ष में कोई उपग्रह है, उसको हम जमीन से एक मिसाइल छोड़ के फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वही है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति जैसे उपग्रह हमने टेस्ट किए थे तो वो लियो में ही किए थे। तो ये एक परीक्षण उपग्रह के लिए सुटेबल कक्षा है। ठीक है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। भारत का पहला, सॉरी, भारत द्वारा मिशन शक्ति जैसे अभ्यास ये इसी कक्षा में आयोजित किए गए हैं। इस कक्षा का जो परिक्रमण काल होता है वो 90 से 128 मिनट होता है। सारी बातें सही हैं। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखिएगा। नाविक क्या है? नाविक का ही दूसरा नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। समय के साथ हमने बहुत सारे उपग्रह छोड़े हैं इसके लिए। ठीक है। तो भारत का ये क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। सही बात है, भारत का ये क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी भारत की सीमा से। ये इंपॉर्टेंट है, भारत की सीमा से बाहर इसकी रेंज है। 1500 किलोमीटर रेंज जो है भारत की सीमा से बाहर है, ध्यान रखिएगा। और भारत द्वारा इसके लिए 7 उपग्रह छोड़े गए हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। सही बात है, ये भी सही बात है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वापस पूछा जा सकता है, कोई शंका नहीं। नेविगेशन सिस्टम, एकमात्र ये नेविगेशन सिस्टम है जिसे हमने भूस्तर कक्षा में लॉन्च किया है। बाकी सारे नेविगेशन सिस्टम कहाँ पे हैं? बाकी सारे जो है वो ध्रुवीय कक्षा में है। ठीक है। तो बाकी सारे ध्रुवीय में है, ये भूस्थिर कक्षा में है। यानी 35,786 किलोमीटर की जो स्थित कक्षा है भूस्थिर कक्षा, उस कक्षा में इसको स्थापित किया गया। और भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है। हमारे पास क्या है? सैटेलाइट कम है, सैटेलाइट कम है और हम नए हैं, ताकि हम ज्यादा हाइट पे रखते हैं सैटेलाइट को तो ज्यादा एरिया कवर होता है, ज्यादा नीचे रखेंगे तो एरिया कम कवर होगा। ये इसका कारण होता है और कुछ नहीं। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं इस पे। देखिए पहले आप, चलो बात कर लेते हैं इस पे, कोई बात नहीं। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये PSLV के बारे में बात करना चाह रहा है। तो इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि ज्यादातर इसरो के जो मिशन है ये सक्सेसफुल हुए हैं तो वो PSLV के माध्यम से ही हुए हैं। जैसे हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो था, चंद्रयान जो फर्स्ट मिशन था C1, ये C1 मिशन 2008 में हमने जो भेजा था बेटा, ये PSLV के माध्यम से भेजा था। हमारा जो मंगल मिशन था वो भी हमने PSLV के माध्यम से भेजा था। आपको पता होगा C25, तो C25 के माध्यम से भेजा था। इस प्रकार से हमने हमारे जो मिशन है वो PSLV के माध्यम से बहुत सारे भेजे हैं। ठीक है। तो मुख्य प्रक्षेपण यान हो गया, इसे इसरो का फोर्स भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से 4 स्टेज का है। ठोस है, द्रव है, ठोस है, फिर द्रव है। यानी इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है, ये देखो, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम होगा। पहला इसमें हो जाएगा जो होगा सॉलिड,
फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। इस प्रकार से ये एक रॉकेट होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका प्रयोग 1994 से हो रहा है। तीनों बातें सही हैं। ये इसमें 4 स्टेज है। ठीक है, प्रणोदन सिस्टम इसका कैसा है, 4 स्टेज वाला है। और 4 स्टेज में जो पहली और तीसरी यानी जो विषम संख्या वाला है वो सॉलिड है। पहला और तीसरा सॉलिड है, दूसरा और चौथा लिक्विड है। इंपोर्टेंट वो बात है। जीएसएलवी के बारे में पूछ रहा है ये आपसे, जीएसएलवी के बारे में पूछ रहा है। नवीनतम प्रक्षेपण यान है, सही बात है। इसका प्रयोग 2001 से हो रहा है, ये भी सही बात है। ठीक है, और इसमें 3 स्टेज का यूज किया जाता है, ठोस, द्रव और क्रायो। ये सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 है इसका। ये सारी बातें सही हैं। इसका रॉकेट जो है भारी, सबसे ज्यादा भारी माल ढोने का काम भी जीएसएलवी करता है, और जीएसएलवी में भी मार्क 3 M3 जो है वो भारी रॉकेट है। ठीक है, भारी वजन ले जाता है ये। मुख्य रूप से इसमें हम 3 स्टेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेज कौन सी है, पहली जो है सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और फिर कौन सी है बेटा, क्रायो। ठीक है, अब भारत ने देखो समय के साथ हमने क्या किया, हमने ये सीखा कि भाई साहब हमारे पास पीएसएलवी है, हमारे पास जीएसएलवी भी है, लेकिन क्या किसी देश के लिए छोटे उपग्रह छोड़ने हो और हमारे लिए ही हमें जो छोटे उपग्रह छोड़ने हैं, या किसी इंस्टीट्यूट या किसी आईआईटी जो इस क्षेत्र में स्पेस के क्षेत्र में छोटे बच्चे हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके भी उपग्रह अगर हम छोड़ दें तो इसके लिए हमारे पास एक लॉन्चिंग रॉकेट होना चाहिए। ठीक है, जो कम खर्चे में हमारा काम कर दे। बाकी पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट हम इनके लिए नहीं कर सकते ना, इनका कॉस्ट हम नहीं उठा सकते। तो इसके लिए हमें जो छोटे हमारे मिशन होंगे जितने भी, और किसी अन्य देश के भी छोटे मिशन होंगे, उनको लॉन्च करने के लिए हम इस नए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SSLV, ध्यान रखिएगा ये डेवलप्ड किया गया है रिसेंट में। ये रॉकेट हमने रिसेंट में बनाया है। इसका मुख्य पर्पज ही यही है कि छोटे जो हमारे सैटेलाइट है, जो 500 किलो तक के सैटेलाइट है और 500 किलोमीटर की हाइट तक के सैटेलाइट है, इनको छोड़ा जाता है इनके माध्यम से। और इसमें तीनों स्टेज ठोस प्रणोदन की है, यानी तीनों ठोस है। तीनों जो है इसमें स्टेज ये सॉलिड है। इसी बेटा सॉलिड है, तीनों सॉलिड है। और 500 किलोग्राम के ये उपग्रह 500 किलोमीटर की हाइट से छोड़ सकता है। लागत लाभ प्रभावी है। लागत लाभ प्रभावी का मतलब ये होता है कि भाई साहब कॉस्ट जो है इसकी वो कम है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात इसकी जो है यहाँ पे कि भाई साहब ये अलग अलग ऑर्बिट में पूरा छोड़ सकता है, सक्षम है। यानी अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग टाइम पे ये रॉकेट सैटेलाइट अलग अलग छोड़ सकता है, यानी अलग अलग हाइट पे रॉकेट छोड़ द्वारा पूरा छोड़ने की भी क्षमता है। तो इसकी ये क्वालिटी है, ध्यान रखिएगा इसको भी। हाल ही में इसरो ने अपना पहला जो हमारा जो SSLV था, इसके माध्यम से एक सैटेलाइट छोड़ा था EOS-02 और आजादी सेट। तो ये फेल हो गया, ये नहीं छोड़ पाया उसको ऊपर। तो इसका पहला जो लॉन्च था SSLV का वो फेल रहा, जिसके माध्यम से हम आजादी सेट छोड़ना चाह रहे थे और EOS-02 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन फेल हो गया। कोई बात नहीं, फिर सक्सेस हो गया था, ये कोई दिक्कत नहीं है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, RLV के बारे में हमने बात की थी। RLV के बारे में हमने बात यही किया था ना कि भाई साहब रॉकेट छोड़ते हैं लेकिन उसके खर्चे इतने हैं, क्योंकि एक बार रॉकेट जाएगा वो वहां पे खत्म हो जाएगा, फिर वापस रिटर्न में नहीं आएगा, और फिर वापस नया रॉकेट डेवलप करना उसके लिए खर्चा। तो क्यों ना हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि वो रॉकेट जाए, वो वापस आ जाए और फिर वापस उसको यूज कर लें। पास में तो इसीलिए हमने 2006 में इसका परीक्षण भी किया, सॉरी 2016 में इसका टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। और ये स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है इसमें। RLV जो है इसमें स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग होता है, और ये एक प्रक्षेपण एक बार से अधिक बार उपयोग में किया जा सकता है। लागत लाभ प्रभावी मिशन है। सारी बातें सही हैं, सारी बातें सही है बेटा। डार्ट मिशन, मिशन जो डार्ट है वो नासा का है। ठीक है, अंतरिक्ष कचरे का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है डार्ट का। और मिशन क्षुद्र ग्रह के मार्ग बदलने के लिए लॉन्च किया गया था। 3 ऑप्शन है आपको, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। अंतरिक्ष कचरे का समाधान नहीं करेगा ये,
ये क्षुद्र ग्रह जो है, जो क्षुद्र ग्रह है वो अगर पृथ्वी पर आ रहा है तो उसके मार्ग को बदलने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया था, नासा ने किया था। डार्ट मिशन नाम है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए और सी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? दूर से जो भांप ले वो सुदूर संवेदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से लियो में उपग्रह छोड़े जाते हैं। आपको पता है लियो क्या है? तो लियो में सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये भी आपको पता है। और भारत के कुछ सुदूर संवेदी उपग्रह है, और भारत का जो पहला सुदूर संवेदी उपग्रह है उसका नाम इंडियन रीजनल जो सैटेलाइट है, ठीक है, सॉरी, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आईआरएस, इंडियन रिमोट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसे सोवियत यूनियन के माध्यम से हमने भेजा था। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि पृथ्वी पर संसाधन, जलवायु परिवर्तन, आपदा, अन्य प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी जानकारी यहाँ पे सही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। जैसे भारत के, अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, तो भारत के पास मेगाट्रोपिक्स, ये फ्रांस के सहयोग से हमने लॉन्च किया था, फ्रांस के सहयोग से। इसी प्रकार रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट जो है, ये जो है, इस प्रकार से ये सारे जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कार्टो सेट हो गया, पीछे जिसके भी ऐसे कार्टो मतलब क्या होता है? मानचित्रण, कार्टोग्राफी आपने सुना होगा। तो ये, ठीक है, तो मेगाट्रोपिक्स हो गया, रिसोर्स सेट हो गया, ठीक है, अरे ये कार्टो सेट हो गया, ये आपको बताइए। ये तीनों याद रख लीजिएगा, मेगा याद रख लीजिएगा, रिसोर्स सेट याद रख लीजिएगा, और कार्टो याद रख लीजिएगा। इस प्रकार के मिशन जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है हमारे, ये वाले। ठीक है, और जनरली आपको पता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं पीएसएलवी के माध्यम से छोड़े जाते हैं। इंडियन स्पेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडियन स्पेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन सामने आएगा। तो ये इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। इंडियन स्पेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया बेटा? सॉरी, आपके ऑप्शन में ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर दिल्ली होगा बेटा, इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। इंडियन स्पेस कांग्रेस दिल्ली में आयोजित हुई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3, जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है। यह मिशन अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जुपिटर 3 जो है यह अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स, जिसके मालिक है एलन मस्क, उसके द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है, निजी है और संचार के लिए उपग्रह है जुपिटर 3। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है, ये बड़ी बात है। इसका जो की फैक्टर वो यही है कि विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, अकीरा, अकीरा भी न्यूज में रहा। ये क्या है? ये अकीरा क्या है? रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब क्या है? एक प्रकार से वही कंप्यूटर में या आपके फोन में एक हैक सिस्टम डाल दिया जाएगा, ताकि आपकी सारी जो डाटा है आपकी फोन की या कंप्यूटर की, वो ले लेगा और फिर उसको लॉक कर देगा, फिर आपसे फिरौती मांगेगा। इस प्रकार का सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। ठीक है, अकीरा जो है, अकीरा एक प्रकार का इंटरनेट का रैंसमवेयर है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है सर्टिन द्वारा। सर्टिन एक भारत की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम करके एक एजेंसी है। सर्ट इन का मतलब क्या हो गया? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी खतरा आएगा उसके लिए हमारे पास एक एजेंसी है सर्ट इन, उसने अलर्ट जारी किया अकीरा को लेके। तो अकीरा क्या है? न्यूज में रहा है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट रैंसमवेयर है। ट्विटर का लोगो का परिवर्तन, यानी पहले ये पक्षी था, अब क्या हो गया? ये एक्स आ गया। एक्स क्यों? स्पेस एक्स। लामा टू क्या है? लामा टू कुछ नहीं है बेटा, लामा टू बेटा मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दो कंपनियां हैं। एक तो मेटा, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, ये मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर जो चैट जीपीटी है, इस चैट जीपीटी को भगाने के लिए एक एआई सिस्टम डेवलप किया है। उसी एआई सिस्टम को ये बोल रहे हैं कि लामा, लामा 2। निसार, निसार क्या बेटा? नासा और इसरो का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट।
ये वो यूएस मत मान लेना आप, जो भारत वाला है, ठीक है, ये लेकिन ये एक्चुअल में ये लिखता ही नहीं हूं, मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये निसार जो है भारत और अमेरिका के बीच का एक मिशन है, दोनों के सहयोग से है। उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी पर अवलोकन करना है, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करना। इसरो के अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, एस सोमनाथ है अभी वर्तमान में। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक बेटा, ये अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन इसने अपना पूरा किया, पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया। ऐसी बहुत सारी स्पेस के रिलेटेड देखो, जिसने डेवलपमेंट ज्यादा किया, जो डेवलप्ड हो गया, जैसे अमेरिका, इन प्रकार के देशों में आज कुछ नया करने की और कुछ तूफानी करने की इच्छा तो होती है ना, कुछ तूफानी करने की इच्छा होती है ना, इस प्रकार से अमेरिका में भी और यूके में भी इस प्रकार के ग्रुप बने हैं, इस प्रकार की कंपनियां डेवलप हुई है जो अंतरिक्ष के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। और उसी के संदर्भ में अमेजोन का जो जेफ बेजोस है, उनकी भी एक कंपनी है, आपने सुना होगा। और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियां क्या कर रही है? ये अंतरिक्ष के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्पेस मिशन भेज रही है। उसी कड़ी में एक वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है, उसने अपनी अंतरिक्ष का पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया हाल ही में, ठीक है। तो स्पेस लाइन फॉर अर्थ, यानी स्पेस की लाइन धरती के लिए। स्टार्ट नाम का एक मिशन है। स्टार्ट नाम का मिशन बेटा कुछ याद नहीं रखना। स्टार्ट मिशन का मतलब क्या है कि ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, यानी स्पेस से संबंधित जितनी भी अवेयरनेस है उन उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्टार्ट प्रोग्राम उसका नाम है, ठीक है। तो स्टार्ट जब भी आपके सामने आए तो इसरो का प्रोग्राम है, इसके माध्यम से स्पेस से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी ग्रेजुएट्स को। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का डेवलपमेंट 2019 में हुआ था। ये इसरो की क्या है बेटा? ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ये इसरो की कमर्शियल बॉडी है, कमर्शियल विंग है, वाणिज्यिक शाखा है इसरो की। और इसने, आपको पता होगा, इसका फर्स्ट जो कमर्शियल सैटेलाइट है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम जरूर याद रखिएगा, GSAT-24। और GSAT-24 को हमने एरियान 5 लॉन्च व्हीकल जो ईयू का है, उसके माध्यम से लॉन्च किया था, ठीक है। तो GSAT-24 सैटेलाइट जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, हमारी प्राइवेट एजेंसी है, इसरो की प्राइवेट विंग है, वाणिज्यिक शाखा है, उसके द्वारा पहला अपना खुद का एक मिशन जो वाणिज्यिक तौर पर भेजा गया था, उसका नाम है GSAT-24। ध्यान रखिए। एनकोवेक्स, एनकोवेक्स भी इंपॉर्टेंट है बेटा। एनकोवेक्स इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है कि जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड वैक्सीन या कोविड टीका कौन सा है? एनकोवेक्स। तो जानवरों के लिए हमने टीका बनाया, उसका नाम क्या रखा? इनकोवेक्स। और इसे किसने डेवलप किया? तो ICAR अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा, हरियाणा का अश्व अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे कुछ है ना? हाँ, ये कुछ नहीं, ये तो देख लीजिएगा आप। पर ये है ICAR ने, हाँ, इससे डेवलप किया है। मैं इसको एक बार देख लूंगा, एजेंसी का नाम यही है, एजेंसी का नाम, लेकिन इसकी फुल फॉर्म मुझे अभी तक शायद नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। लेकिन आप देख लीजिएगा आपके बेस पे, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, हरियाणा में उसने एनकोवेक बनाई। एनकोवेक का क्या यूज है कि पशुओं के लिए कोविड का टीका पहला, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। डेंगू के लिए बेटा, डेंगू के लिए डीएनए का टीका है। डेंगू के लिए भारत का पहला डीएनए टीका, डेंगू के लिए भारत का पहला डीएनए टीका। और ये डेवलप किया है किस देश ने? तो ये भारत ने ही किया। डेंगू के लिए डीएनए टीका भारत ने ही किया है। बड़ी बात होती है किसी देश के लिए। स्टार लैब क्या है? स्टार लैब वॉयजर और स्पेस एयरबेस, वॉयजर और एयरबस, ठीक है। ये क्या कर रही है? देखो, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, आपके पास देखो सरकार है, और फिर सेकंड नंबर पे आता है कंपनी का।
तो सरकार ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप किया। अमेरिका का है ना, बहुत सारी कंट्री मिलकर कर रही है कंट्रीब्यूट, लेकिन अमेरिका का भी तो उस पर अधिकार है। तो अब वहां की कंपनी, अमेरिका कंपनी जिसमें वॉयजर है और एयरबस है, इन दोनों ने मिलकर निजी स्तर पे उसी का मॉडल, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, इस तरह का निजी स्तर का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे ही स्टेशन निजी तौर पर विकसित करेंगे। बस इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा। स्टारलिंक क्या है, तो वॉयजर और एयरबस करके एक कंपनी है, वो एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रही है, लेकिन ये निजी तौर पर होगा। भारतीय नौसेना और इसरो के मध्य में एक समझौता हुआ। अरे नौसेना ने हमें कहा, अरे नौसेना ने कहा इसरो को कि भाई साहब, हमें मौसम से संबंधित जानकारी चाहिए, हमें समुद्र विज्ञान से संबंधित जानकारी चाहिए, इसमें हमारी हेल्प कर दो। तो इसरो ने कहा कर देंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है, बस इतनी सी बात। तो समुद्र विज्ञान और मौसम से संबंधित जानकारी के लिए इसरो सहयोग करेगा नौसेना का। दोस्तों, अ, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आ रही है, लाइक कीजिए सेशन को और शेयर कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बढ़ाइए, और ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल पाए। हमारे समय की जो गुणवत्ता है और समय का जो सदुपयोग है वो बेहतर रूप में हो पाए। आई होप आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। पसंद आ रही है, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।